प्रिय छात्र छात्राओं, सबसे पहले आप सभी को असीम आशीर्वाद। आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी की दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसको पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी की यह कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यद्यपि छोटी कविता है, लेकिन यह कविता भी उनकी बहुत अच्छी कविता है, बेहतरीन कविता है। सबसे पहले मैं कविता का पाठ करना चाहूँगा, उसके पश्चात कविता की व्याख्या करूँगा। तो आइए कविता पाठ पर। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पड़ों में, यह ध्यान पड़ों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी की पहली पत्नी श्यामा जी थी। उनका देहांत असमय 1936 में हुआ था और यह घटना हरिवंश राय बच्चन जी के लिए बहुत दुखदाई थी, बहुत पीड़ादायी थी, कष्टदायी थी। पहली पत्नी के निधन के पश्चात हरिवंश राय बच्चन वियोग के क्षण को महसूस करने लगे। जीवन में एकाकीपन महसूस करने लगे, अकेलापन महसूस करने लगे, विरह की अवस्था में रहने लगे, बहुत दुखी थे, शोकाकुल थे। 1936 में उनका काव्य संग्रह आया निशा निमंत्रण। 1936 में उनका काव्य संग्रह आया निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण काव्य संग्रह में यह कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है
संकलित है। और इस कविता के जब तीसरे पद्यांश पर आप आएंगे तब आप महसूस करेंगे कि हरिवंश राय बच्चन जी को अपने जीवन में अपनी पहली पत्नी का जो वियोग मिला था, उस वियोग का संबंध इस कविता से है। खास करके इस कविता के तीसरे पद्यांश से है। कोई कवि कोई रचना करते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है, कोई न कोई कारण होता है, कोई न कोई प्रेरणा होती है, कोई न कोई दुख या अवसाद होता है, या और भी बहुत सारी बातें होती हैं या हो सकती हैं। बहरहाल उस विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे। कविता पर हम लोग आते हैं और इस कविता की चर्चा, इस कविता की व्याख्या हम लोग 3 दृष्टि को ध्यान में रखकर करेंगे। पहली बात, भाव पक्ष की चर्चा करेंगे, अर्थात कविता का मूल भाव क्या है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि का क्या संदेश है, या कवि का क्या प्रतिपाद्य है, या कवि का क्या उद्देश्य है, क्या भावार्थ है, क्या आशय है, कैसा भाव सौंदर्य है, मूल भाव क्या है, वगैरह वगैरह, इन बातों की चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा होगी कला पक्ष की, अर्थात शिल्प सौंदर्य की। कविता की खूबसूरती की चर्चा होगी, जिसमें रस, छंद, अलंकार वगैरह की चर्चा करेंगे। और तीसरी चर्चा हम लोग करेंगे इस कविता से संबंधित जो प्रश्न है उसके उत्तर को देखेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग प्रारंभ करते हैं कविता के भाव पक्ष से। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पूरी कविता का मैंने पाठ किया। इस कविता में समय और प्रेम, ध्यान से आप लोग सुने, इस कविता में समय और प्रेम को कवि ने महत्व दिया है। जीवन में दोनों की अहमियत है। मानव जीवन में दोनों की महत्ता है। समय की भी महत्ता है और प्रेम की भी महत्ता है। और इन दोनों पक्षों को लेकर कवि की यह कविता चलती है, आगे बढ़ती है। और इस कविता के ताल्लुकात कहने का मतलब है कि समय की महत्ता और प्रेम की महत्ता को लेकर है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। पथ मतलब रास्ता, मंजिल मतलब गंतव्य, लक्ष्य या मुकाम। मंजिल, पथ मतलब रास्ता, मंजिल मतलब लक्ष्य, गंतव्य या मुकाम। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पंथी, पंथी का मतलब है, पंथी शब्द का अर्थ है राही, राही या
राहगीर या पथिक या मुसाफिर या पथिक रास्ते पर चल रहे हैं। शाम होने वाली है, दिन ढलने वाला है, लेकिन मंजिल भी अब बहुत दूर नहीं है, गंतव्य भी अब बहुत दूर नहीं है, नजदीक ही है। बावजूद इसके पथिक चाहते हैं कि समय रहते घर पहुंच जाएं, समय रहते अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, जहां उनके प्रियजन या जहां उनके परिजन या जहां उनके स्वजन उनकी प्रतीक्षा में हैं, उनके इंतजार में हैं। इसलिए कभी कभी मंजिल को देखते हैं या मंजिल की बात सोचते हैं, और कभी ढलते हुए दिन को देखते हैं। हालांकि मंजिल बहुत दूर अब नहीं बचा है। बहुत दूर से पथिक आ रहे हैं, थक भी गए हैं, दिन भर चलते रहे हैं, थकान भी राहगीर महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब मंजिल करीब ही है, पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन पथिक चाह रहे हैं कि दिन ढलने से पहले या शाम या रात होने से पहले वो अपनी जगह सुरक्षित स्थिति में पहुंच जाए, जहां उनके प्रियजन उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रेम के कारण, प्रेम के आकर्षण के कारण थका हुआ पथिक भी जल्दी जल्दी चलने लगता है, अपनी गति बढ़ा देता है, ज्यादा गतिशील हो जाता है, अपने कदमों की तेजी को बढ़ा देता है, क्योंकि वह चाहता है कि समय रहते ही या शाम या रात होने से पहले वह अपनी जगह पर सुरक्षित और सुखद स्थिति में पहुंच जाए, जहां उनके प्रियजन उनकी प्रतीक्षा में हैं, उनके इंतजार में हैं। तो प्रेम में बहुत आकर्षण होता है, प्रेम में बड़ी ऊर्जा होती है, प्रेम में बड़ी ऊष्मा होती है, प्रेम ताकत देती है। प्रेम से ताकत मिलती है, प्रेम से शक्ति मिलती है, और प्रेम के कारण ही अपनी मंजिल को जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं पथिक, अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। यद्यपि पथिक हालांकि पथिक थके हुए हैं, थकान का उन्हें अनुभव हो रहा है, लेकिन अपनी मंजिल पर या अपने मुकाम पर जल्दी पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वहां उनके प्रियजन उनकी प्रतीक्षा में हैं। और दूसरी बात यह भी है कि जहां सुख की बात है, जहां प्रेम की बात है, या जहां सुख को पाने की बात है, या जहां प्रेम को पाने की बात है, जहां सुखद स्थिति है, वहां समय जल्दी व्यतीत हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कि कैसे समय बीत गया या बीत रहा है। इसलिए कहते हैं सुख के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं और दुख के दिन कटने से भी नहीं कटते हैं, अर्थात दुख के दिन जल्दी नहीं बीतते हैं। लेकिन यहां दिन जल्दी जल्दी बीत रहा है, दिन ढलने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज पहली बार जो है दिन जल्दी जल्दी ढलने वाला है। समय तो अपनी गति से चलता है।
समय अपने हिसाब से चलता है। कभी ऐसा नहीं है कि समय कभी तेज चलता है या कभी समय धीमी रफ्तार में चलता है। समय की गति हमेशा या सदैव उसकी गति एक जैसी होती है, लेकिन सुख के क्षण में पथिक या कोई भी समय को जल्दी कटते हुए महसूस करते हैं, समय को जल्दी जल्दी बीतते हुए महसूस करते हैं और दुख के क्षण या समय में समय को बहुत विलंब से कटते या बीतते हुए महसूस करते हैं। बहरहाल पथिक को अपनी मंजिल पर पहुंचना है। दिन ऐसा लग रहा है पथिक को कि ढल रहा है, जल्दी जल्दी बीत रहा है। शाम हो सकती है, रात हो सकती है मंजिल पर पहुंचने से पहले, इसलिए पथिक शाम या रात होने से पहले ही अपने गंतव्य या मुकाम तक पहुंच जाना चाहते हैं। उस कारण से पथिक जल्दी जल्दी जाते हैं। समय का महत्व पथिक दे रहे हैं और प्रेम के आकर्षण के कारण पथिक जल्दी जल्दी चल रहे हैं। दूसरा पद्यांश है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीरों से। नीर मतलब घोंसला, प्रत्याशा मतलब आशा, उम्मीद। नीरों से झांक रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, शाम होने वाली है और शाम होने से पहले चिड़िया पहुंच जाना चाहती है अपने घोंसले में, जहां उनके छोटे छोटे बच्चे उनकी प्रतीक्षा में हैं, उनकी आशा में हैं। क्योंकि बच्चों को मालूम है, बच्चों को उम्मीद है कि जब उनके माँ बाप आएंगे तो उनके लिए भोजन लाएंगे, माँ बाप से प्यार स्नेह मिलेगा, माँ बाप से सुरक्षा मिलेगी। और इस उम्मीद में, इस आशा में घोंसले में जो बच्चे हैं, चिड़ियों के जो बच्चे हैं, अपना सिर या गर्दन उचका उचका कर घोंसले से बाहर देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उस रास्ते को देख रहे हैं जिस रास्ते से उनके माँ पिताजी प्रतिदिन उनके पास शाम के समय आते हैं भोजन वगैरह लेकर। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। चिड़िया सोचती है कि अपने घर या अपने घोंसले में जल्दी से जल्दी पहुंचना है, क्योंकि शाम भी होने वाली है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। इससे पहले कि शाम हो जाए, इससे पहले कि रात हो जाए, मुझे पहुंचना है अपने बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे वहां मेरी प्रतीक्षा में होंगे। बच्चे घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे, देख रहे होंगे कि मेरे माँ पिताजी कब आएंगे, कब आएंगे। तो यहां भी प्रेम की बात है, यहां भी ममता की बात है, यहां भी वात्सल्य की बात है। बच्चों का
प्राकृतिक या नैसर्गिक जुड़ाव अपने माँ पिताजी से होता है। यह प्रकृति का शाश्वत सत्य है, ऐसा होता है, यह स्वाभाविक है। और पक्षी अभी आसमान में हैं, उड़ रहे हैं, शाम होने वाली है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, मन में आशंका है, भय है कि कहीं शाम ना हो जाए, इसलिए जल्दी पहुंचना है। और कहां पहुंचना है? अपने घर पहुंचना है, अपने घोंसले में पहुंचना है। किस घोंसले में पहुंचना है? जहां उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा में है। तो यहां भी प्रेम का आकर्षण है, ममता का आकर्षण है, बच्चों के प्रति जो प्यार है, जो स्नेह है, जिस उसका जो आकर्षण है, उस कारण चिड़िया के पर, चिड़ियों के पंख में जो है वह सक्रियता आ जाती है, उसमें तीव्रता आ जाती है, उड़ने की तेजी उसकी बढ़ जाती है। भरता कितनी चंचलता है, चंचलता का मतलब है तीव्रता, तेजी। और जब चिड़िया यह सोचती है कि उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा में होंगे, तो यह सोचकर चिड़ियों के पंख फरफराने लगते हैं, तेजी से चिड़िया उड़ने लगती है, उनकी गति तीव्र हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, इससे पहले कि शाम हो जाए, रात हो जाए, उन्हें पहुंचना है अपने बच्चों के पास। तो यह रहा दूसरा पद्यांश। अब आइए तीसरे पद्यांश पर। तीसरा पद्यांश है, कवि कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल। विकल मतलब व्याकुल, बेचैन, व्यग्र। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, पथिक को तो अपने घर पहुंचना है, क्योंकि वहां उनके प्रियजन उनकी प्रतीक्षा में हैं। चिड़ियों को भी अपने घोंसले में जाना है, जल्दी से पहुंचना है, क्योंकि उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा में हैं। हालांकि कवि यहां कह रहे हैं तो अपने तीसरे पद्यांश में, राही मैं भी हूं, पथिक मैं भी हूं, लेकिन मैं तेज गति से क्यों चलूं। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मतलब व्याकुल, व्यग्र, बेचैन। मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कौन बेचैन है। मैं हूं किसके हित चंचल, हित मतलब वास्ते के लिए, मैं किसके लिए, किसके कारण चंचल हूं, अपनी गति को तेज कर दूं, किसके लिए, किसके वास्ते। तो कहने का भाव यह है, कवि यह कहना चाहते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई प्रिय नहीं है, मेरा कोई प्रियजन नहीं है। और जब मेरा कोई प्रिय नहीं है, जब मेरा कोई प्रियजन नहीं है, कोई मेरे लिए विकल नहीं है, व्याकुल नहीं है, या व्यग्र नहीं है, बेचैन नहीं है, तो मैं किसके कारण अपनी रफ्तार को तेज करूं, किसके कारण मैं तेज तेज कदमों से चलूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, जैसा कि मैंने कहा, कवि भी राही हैं, कवि भी पथिक हैं, कवि भी मुसाफिर हैं, कवि भी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन कवि की रफ्तार में तेजी नहीं है। और खास करके जब कवि ये सोचते हैं कि मैं अपनी रफ्तार को क्यों तेज करूं, किसके कारण तेज करूं, अपने कदमों को तीव्र गति से आगे क्यों बढ़ाऊं। और जब उन्हें याद आता है, महसूस होता है, अनुभव होता है कि करने से क्या फायदा है, मेरे लिए तो कोई नहीं है, यह सोच सोच कर जो है कवि के कदम शिथिल हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है।
यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। उर मतलब हृदय, विह्वलता मतलब व्याकुलता। और यह बात जब कभी सोचते हैं, विचारते हैं, मन में इसका चिंतन मनन करते हैं, तो कवि विह्वल हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं। यहां कवि के जीवन की वियोग स्थिति है। कवि के जीवन में प्रिय का अभाव है, कवि का अपना कोई प्रियजन नहीं है, और इस कारण भी कवि व्यग्र हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं। इसलिए कवि सोचते हैं कि मैं क्यों तेज चलूं, मैं अपनी रफ्तार क्यों तेज करूं। बावजूद इसके अंत में कवि कहते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय गतिशील है, समय अपने हिसाब से चलता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। यद्यपि कवि को यहां दुख है, निराशा है, अवसाद में कवि हैं, अपनी रफ्तार सोचते हैं कि क्यों तेज करूं, क्यों तेज कदमों से मैं रास्ते पर चलूं, मुझे कहां जाना है, मेरा गंतव्य कहां है। कवि को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि कवि कहते हैं कि मेरा तो कोई प्रिय नहीं है, मेरे लिए कोई व्याकुल नहीं है, कोई बेचैन नहीं है, तो किस कारण से मैं अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाऊं। यद्यपि निराशा है, दुख है, अवसाद की स्थिति है, वियोग की स्थिति है, लेकिन पूरी कविता में कवि का स्वर आशावादी है। अंत में कवि यह कहते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। आप सुख में रहें या दुख में रहें, समय अपने हिसाब से चलता है। समय की गति उसकी अपनी गति होती है, वह किसी के निर्देश से संचालित नहीं होता है। जीवन में सुख हो या दुख हो, आप समय को महत्व दें, आपको समय को महत्व देना होगा। कवि का यह आशावादी स्वर भी है। छोटी कविता है, तीसरे पद्यांश में कवि दुखी हैं अपने प्रिय के अभाव के कारण, लेकिन कवि निराशावादी नहीं है, कवि आशावादी हैं। कवि के स्वर में आशावादी सोच है। तो बच्चों, अब तक चर्चा हुई भाव पक्ष की, अर्थात मूल भाव की। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि इस कविता के मूल भाव का संबंध समय की महत्ता और प्रेम की महत्ता को लेकर है। और अब हम लोग चर्चा करेंगे कविता के कला पक्ष की, अर्थात शिल्प पक्ष पर हम लोग विचार करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जल्दी जल्दी में दी दी दीर्घ ई दीर्घ ई की स्वर मैत्री भी है। जल्दी जल्दी में दीर्घ ई की स्वर मैत्री भी है, और जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माधुर्य
गुण है। इस पद्यांश में माधुर्य गुण है। और पूरी कविता की भाषा पर जब बात करेंगे, कुछ ऐसी भी बातें करेंगे कला पक्ष को लेकर जिसका संबंध सभी प्रस्तुत 3 पद्यांशों से है, जो सब पर लागू होगा। जैसे पूरी कविता छंदमुक्त है, पूरी कविता छंदमुक्त है, पूरी कविता छंदमुक्त है, लेकिन तुकांत का निर्वहन पूरी कविता में है। तुकांत का निर्वहन पूरी कविता में है। कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी, या इसको कह सकते हैं तत्सम निष्ठ खड़ी बोली हिंदी। भाषा सरल है, सहज है, सरस है। कला पक्ष की चर्चा कर रहा हूं मैं। संगीत तत्व का भी महत्व है, मतलब संगीतात्मक कविता है। कविता में गेयता का गुण है। इस कविता को आप गा सकते हैं। कविता में गीति तत्व भी है, गेयता का गुण है। माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण है कविता में। दृश्य बिंब है। आप देखिए, पथिक रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें मंजिल पर पहुंचना है, अपने मुकाम पर जल्द से जल्द पहुंचना है। यह दृश्य दिखलाई पड़ रहा है, तो दृश्य बिंब है, दृश्य बिंब है। चिड़िया जल्द से जल्द उड़कर अपने घोंसले में पहुंचना चाहती है, अपने बच्चों के पास। यह दृश्य बिंब है, तो दृश्य बिंब है। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। और व्यंजना शब्द शक्ति है। आप देखिए, पथ शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। पथ शब्द का मतलब है यहां जीवन यात्रा से। पथ का मतलब है यहां जीवन यात्रा से, इसलिए व्यंजना शब्द शक्ति है। दूसरा जो पद्यांश है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस है। माधुर्य गुण है, वात्सल्य रस है, माधुर्य गुण है। और अभिधा शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा अभिधा शब्द शक्ति किसको कहते हैं? जो आप कह रहे हैं वही आप समझ रहे हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूं वही आप समझ रहे हैं, इसको कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। या आप जो कह रहे हैं वही मैं समझ रहा हूं। जैसे मैंने कहा आपसे, राम आ रहा है, मतलब राम नाम का एक लड़का आ रहा है, तो यह अभिधा शब्द शक्ति है। लेकिन अगर मैं कहूं कि राम बैल है, तो राम क्या बैल हो सकता है? बैल तो जानवर होता है, चौपाया जानवर होता है, मतलब राम मूर्ख है, बेवकूफ है। या अगर कहते हैं कि राम गाय है, यानी राम बहुत भोला भाला है, तो यह अर्थ हम कैसे ग्रहण करते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से। और जहां अभिधा और लक्षणा के द्वारा अर्थबोध नहीं होता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ ग्रहण करते हैं। तो संक्षेप में इस पर मैंने आप सबों से चर्चा की। तो प्रथम जो पद्यांश है उसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। दूसरा जो पद्यांश है उसमें अभिधा शब्द शक्ति है। और तीसरा जो पद्यांश है उसमें भी व्यंजना शब्द शक्ति है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल।
या किसकी बात कर रहे हैं? प्रिय की बात कर रहे हैं। कवि अपने प्रिय की बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा सामने में नहीं है, लेकिन ध्येय वही है, प्रतीक अर्थ वही है, व्यंजक अर्थ वही है, प्रिय की बात कर रहे हैं। और तीसरा जो पद्यांश है उसमें वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो तीसरे पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। मुझसे मिलने को कौन विकल, प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग देख रहे हैं। मैं हूं किसके हित चंचल, यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। इन दोनों पंक्तियों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है, अर्थात इन दोनों पंक्तियों में प्रश्न अलंकार है। कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस की चर्चा कर चुके हैं। मुझसे मिलने को कौन, इसमें अनुप्रास अलंकार है। व्यंजना शब्द शक्ति की चर्चा कर चुके हैं। और दूसरे पद्यांश में चर्चा कर चुके हैं कि वात्सल रस है। मातृत्व की शक्ति का इसमें बोध होता है। और भी बहुत सारी बातों की चर्चा कर चुके हैं, एक बार आप फिर देख लें। छंदमुक्त रचना है, माधुरी गुण है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है, दृश्य बिंब है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, भाषा सरल है, सहज है, संगीतात्मक है। ये सारी बातें कला पक्ष की हैं इस कविता में। अर्थात अभी अभी मैंने आप सबों से कला पक्ष या शिल्प सौंदर्य की चर्चा की, और अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है, बच्चे, हालांकि जो आप देख रहे हैं उसमें 5वां प्रश्न है, लेकिन इस पाठ का वह पहला प्रश्न है। ऊपर के जो 4 प्रश्न हैं वे तमाम प्रश्न आत्मपरिचय कविता से संबंधित हैं। 5वां प्रश्न जो है वह अभी अभी जो कविता आप लोगों ने पढ़ी है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उससे संबंधित यह प्रश्न है। बच्चे किस बात की आशा में नीरों से झांक रहे होंगे। बच्चे किस बात की आशा में नीरों से झांक रहे होंगे, यह प्रश्न है। तो बच्चे नीरों से क्यों झांक रहे होंगे? बच्चे नीरों से झांक रहे होंगे अपने माँ पिताजी के आने की आशा में, क्योंकि बच्चों को मालूम है कि उनके माँ पिताजी जब आएंगे तो उनके लिए भोजन सामग्री लाएंगे, उनके लिए दाने लाएंगे, उनको खाने को मिलेगा, उनकी भूख मिटेगी। दिन भर ये छोटे छोटे बच्चे भूखे रहे हैं, भूख की जो बेचैनी है वह तृप्त होगी। तो बच्चों को मालूम है कि उनके माँ बाप आएंगे और उनके लिए भोजन सामग्री लाएंगे। इस उम्मीद में, इस आशा में बच्चे नीरों से झांक रहे होंगे। दूसरी आशा यह है कि जब माँ पिताजी आ जाएंगे तो उन्हें खूब स्नेह दुलार
प्यार प्रेम मिलेगा, माँ बाप से उन्हें स्नेह मिलेगा, दुलार प्यार मिलेगा, यह उम्मीद है। तीसरी बात है, माँ पिताजी जब आ जाएंगे तो उन्हें सुरक्षा मिलेगी। तो कहने का अर्थ यह है कि चिड़िया के बच्चे या चिड़ियों के बच्चे नीरों से झांक रहे होंगे भोजन सामग्री की आशा में, स्नेह की आशा में और सुरक्षा की आशा में। तो ये सारी बातें हैं इस प्रश्न के जवाब में। अब अगला प्रश्न है इसी पाठ से संबंधित, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है, सुना है। 3 पद्यांश की जो यह कविता है, सब में आपने देखा है शीर्षक भी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और 3 पद्यांश की जो अंतिम पंक्ति है, सब में दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति है। मैंने भाव पक्ष की चर्चा करते हुए कहा था कि इस कविता में समय और प्रेम के महत्व को दर्शाया है कवि ने। कवि इस कविता में समय के महत्व और प्रेम के महत्व की चर्चा करते हैं, और मानव जीवन के लिए दोनों आवश्यक है, समय भी आवश्यक है और प्रेम भी आवश्यक है। कवि का स्वर आशावादी है, कवि समय को महत्व दे रहे हैं, कवि प्रेम को महत्व दे रहे हैं और लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि समय बीत रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, इसलिए आप अपने कर्तव्य का निर्वहन समय पर करें, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समय पर करें, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें समय पर। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। जैसे पथिक रात या शाम होने से पहले ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहते हैं, जैसे पक्षी शाम या रात होने से पहले अपने बच्चों के पास घोंसले में पहुंच जाना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं जीवन में समय का महत्व है, और जब आप समय का महत्व देंगे तो आपको जीवन में प्यार मिलेगा, प्रेम मिलेगा, क्योंकि आपकी प्रतीक्षा में कोई आपकी मंजिल पर है, आपके मुकाम पर है, आपके घरों में है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब समय बीत रहा है, जल्दी से बीत रहा है, इसलिए आप अपने कर्तव्यों का, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समय रहते आप करें। और इस आवृत्ति से कविता में खूबसूरती भी आ गई है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और जल्दी जल्दी में जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, दी दीर्घ ई की स्वर मैत्री है। उसके कारण काव्य का सौंदर्य बढ़ गया है, कविता की खूबसूरती बढ़ गई है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? कविता की खूबसूरती बढ़ गई है, कविता का भाव सौंदर्य और कविता का काव्य सौंदर्य दोनों की अभिवृद्धि हो गई है। और कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि जीवन में समय का बहुत
महत्व है, जीवन में प्रेम का बहुत महत्व है। समय की महत्ता और प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए, लोगों को बतलाने के लिए कवि बार बार अपने पद्यांश में, अपनी कविता में इस पंक्ति का प्रयोग करते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चों, इसके साथ ही इस कविता की भी पढ़ाई आप लोगों की पूरी हुई, मुकम्मल हुई। मैंने जैसा कि कहा था कि कविता को हम लोग 3 दृष्टि से पढ़ेंगे। पहले भाव पक्ष को देखेंगे, फिर कला पक्ष को देखेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो इन 3 दृष्टियों से कविता की विवेचना मैंने करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोग पूरे ध्यान से, पूरी एकाग्रता से, पूरी तन्मयता से, पूरी गंभीरता से प्रारंभ से लेकर अंत तक कविता को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और पूरी एकाग्रता से इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कहीं कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी और यह एक वीडियो ही इस छोटी सी कविता के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, दूसरे पाठ की चर्चा करेंगे, दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।